हेलो बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। उसमें एक चीज़ ध्यान दोगे कि नील्स बोर ने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन किया था वह सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही लागू होते हैं, यानी कि वैसे एटम्स और आयंस जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ उसी के लिए वह स्पेक्ट्रम जो है सो लागू होगा। और अगर उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वाला आइटम से आयन से, या तो दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक शब्द में बोल सकते हैं कि नील्स बोर ने पॉली इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के स्पेक्ट्रम के बारे में बताने में असमर्थ रहे। इनका एक यह मेजर लिमिटेशन भी है। हम लोग जब देखेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल तो उसमें हम लोग यह पढ़ेंगे भी कि पॉली इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाले का स्पेक्ट्रम जो है सो बताने में नील्स बोर ने असमर्थ रहे। अब जैसे कि मैंने अभी कहा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, या तो वैसे एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ही होंगे या तो आयंस जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ही होंगे, उनका ही स्पेक्ट्रम बताने में समर्थ रहे, बतलाने में सफल रहे, तो वह कौन कौन से एटम्स और आयंस हो सकते हैं। एक तो हम लोग देख चुके हैं हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन जैसा यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वाला आयंस कौन कौन सा हो सकते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन कर पाए नील्स बोर ने, उनको हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो हाइड्रोजन, नील्स बोर ने हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स यानी हाइड्रोजन जैसा एटम्स और आयंस का जो है सो स्पेक्ट्रम बताने में समर्थ है। और चूंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है इसीलिए इसको हम लोग वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे कि कौन कौन सा? जैसे कि हीलियम पर एक पॉजिटिव चार्ज, हीलियम पर एक पॉजिटिव चार्ज। हम लोग जानते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 होता है, लेकिन कब? जब पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका, बचा कितना इलेक्ट्रॉन? मात्र एक, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। हाइड्रोजन एटम के जैसा एक ही इलेक्ट्रॉन वाला आयन हो गया। ओके। दूसरा, इसी तरह से लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा, लेकिन अगर लिथियम पर डबल प्लस आ जाए, दो पॉजिटिव चार्ज, यानी 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, बचा कितना? एक इलेक्ट्रॉन। फिर से लिथियम डबल प्लस हाइड्रोजन जैसा ही बिहेव करने लगे। उसी तरह से बेरिलियम पर 3 प्लस, एटॉमिक नंबर होता है 4, 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुका, बचा कितना इलेक्ट्रॉन? एक। फिर से यानी कि यह तीनों जो हीलियम प्लस है, लिथियम डबल प्लस है, बेरिलियम 3 प्लस है और एक है, जो है यह तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो यही मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि नील्स बोर ने जो स्पेक्ट्रम बताया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वह कौन कौन से एटम्स और आयंस में लागू होते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए तो होगा ही, क्योंकि हाइड्रोजन के द्वारा ही एक्सप्लेनेशन किए, और हाइड्रोजन जैसे एटम्स और आयंस में ही यह स्पेक्ट्रम का निर्माण होगा, जैसे कि हीलियम प्लस, जैसे कि लिथियम डबल प्लस, जैसे कि बेरिलियम ट्रिपल प्लस। कुछ इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा, उसमें मैंने क्या पढ़ा तो देख लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरह का स्पेक्ट्रम कल हम बताए गए थे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहने का मतलब कि एटम के द्वारा स्पेक्ट्रम का निर्माण करना कहलाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन एक एटम, तो एटम के द्वारा ही स्पेक्ट्रम बना, इसीलिए यह क्या एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंतर्गत में यह। दूसरा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हम लोग 4 तरह का पढ़ेंगे, कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो उनमें से कौन सा? तो उनमें से वह यह जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है यह इमिशन स्पेक्ट्रम। यह क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम। कैसे मैंने कहा कि यह इमिशन स्पेक्ट्रम? तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे हुए थे कि हाइड्रोजन से रेडिएशन निकल रहा है। तो रेडिएशन का निकलना मतलब इमिट करना, इमिट करना मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। तो
तो हाइड्रोजन से जो लाइट बाहर निकल रहा था उसी का स्पेक्ट्रम बन रहा था। इसका मतलब ये किस तरह का स्पेक्ट्रम है, रेडिएशन इमिट करने वाला, यानी इमिशन के बाद जो रेडिएशन जो पास हो रहा है इमिशन के दौरान उसी की कारण स्पेक्ट्रम बन रहा है, इसीलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और अगर ध्यान दिए होंगे कि जब स्पेक्ट्रम बना था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त हुए थे वह जो है सो उनके बीच में गैप था, वह आपस में सटे हुए नहीं थे। और जब स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम भी है, इमिशन स्पेक्ट्रम भी है, और यह दोनों किसके अंतर्गत में आते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत में आते हैं। कुछ इस तरह से। अब किस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का निर्माण हुआ था उसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, फिर उसमें कुछ पॉइंट्स जो छूटा हुआ था उसको आज हम लोग देखेंगे। तो डायग्राम को बनाते हैं पर क्या किए हुए थे हम लोग, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए हुए, कांच का बना हुआ रहता है। इस डिस्चार्ज ट्यूब को इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ दिए हुए थे, एक पॉजिटिव नेगेटिव हाई वोल्टेज पास कराया जा रहा था और इसी में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ। हाई वोल्टेज के द्वारा इसको जो है सो एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है, हाई वोल्टेज के द्वारा इसको जो है सो क्या प्रोवाइड किया जा रहा था, एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा था। एनर्जी जैसे प्रोवाइड किया गया था तब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया था हाइड्रोजन का, या मैंने बता चुका है प्रीवियस वीडियो में, है ना। और जब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन लौट रहा था ग्राउंड स्टेट की ओर, उस समय जो रेडिएशन निकल रहा था, क्या निकल रहा था, रेडिएशन लाइट निकल रहा था, और उसको जो है सो हम लोग पास करवाते थे स्लिट से। स्लिट मेटल का बना हुआ रहता है, एक परत पतला सा परत, इससे क्यों पास करवाते हैं, क्योंकि जब भी किसी पदार्थ से लाइट रेडिएशन निकलता है ये तो चारों दिशाओं में न जा सकता है, तो एक दिशा में लाइट को केंद्रित करने के लिए, एक सर्टेन डायरेक्शन में ले जाने के लिए स्लिट का प्रयोग करते हैं जिसके बीच में गैपिंग, तो इस स्लिट से हाइड्रोजन से निकलने वाला लाइट जो है सो गुजरेगा, और इसके आगे जो हम लोग प्रिज्म रख दिए हुए, और जैसे प्रिज्म से यह रेडिएशन टकराता था तो यह 6 स्पेक्ट्रल लाइंस में जो है सो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे, 3 4 5 और 1 6। और इसको हम लोग किसमें ऑब्जर्व करते थे, फोटोग्राफिक प्लेट, या हो गया आपका प्रिज्म, और स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग ऑब्जर्व करते थे किसमें, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट में इसको ऑब्जर्व करते थे। और यह जो 6वां स्पेक्ट्रल लाइन था उसका नाम भी हम कल प्रीवियस वीडियो में हम बताए हुए भी है, कल वाले वीडियो में बताए हुए भी है कि पहला का नाम था लाइमन सीरीज, पहला का क्या नाम था, लाइमन सीरीज, दूसरा का क्या नाम था, बालमन सीरीज, बालमन सीरीज, तीसरा का क्या नाम है, पासचन सीरीज, चौथा का क्या नाम है, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पांचवा का क्या नाम है, पीफंड सीरीज, और छठा का क्या नाम है, छठा का नाम है हम्फ्रे सीरीज, छठा की क्या नाम है, हम्फ्रे सीरीज। तो ये 6 स्पेक्ट्रल लाइन का हम लोगों को सीरीज प्राप्त होता है। अब इतना तक तो पढ़ चुके हैं, तो फिर से क्यों बता रहे हैं, तो इसी से कुछ रिलेटेड है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन से जो रेडिएशन निकल रहा है, हाइड्रोजन से जो रेडिएशन निकल रहा है उस रेडिएशन का अगर याद होगा तो हम नाम भी बताए हुए थे, उसको EMR लिखे हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसको हम लोग टोटल अगर लिखे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन निकलता है हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है सो इमिट करता है हाइड्रोजन एटम, जिसके कारण ब्रिज से गुजरने पर यह जो है डिफरेंट सीरीज का निर्माण करते हैं। और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अनेक टाइप्स के होते हैं, और कौन कौन सा टाइप्स होता है देख लेते हैं। एक होता है रेडियो वेव, एक होता है माइक्रोवेव, एक होता है इंफ्रारेड वेव, चौथा होता है अल्ट्रा वायलेट रे, पांचवा होता है विजिबल रे, छठा होता है एक्स रे, सातवां होता है गामा रे, और एक होता है कॉस्मिक रे, और एक क्या होता है कॉस्मिक
तो इतने तरह के जो है सो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इतने तरह के होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी विजिबल रे, सॉरी यूवी रे, विजिबल रे, एक्स रे, गामा रे और कॉस्मिक। और इनमें से जो रेडिएशन हम लोग सिर्फ देख सकते हैं वह है विजिबल। यह जो 8 प्रकार लिखे हुए इनमें से सिर्फ हम लोग विजिबल रे को ही ह्यूमन आई देख सकता है और ऑब्जर्व कर सकता है, या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ कि ह्यूमन का आई का जो विजिबिलिटी रेंज है वह किस रेडिएशन के अंतर्गत आता है, वह आता है विजिबल रेडिएशन के अंतर्गत। ओके, अब इसका रेंज कितना होता है उसको जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरह से गति करते हैं, कैसे हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कभी आप लोगों ने तालाब में कंकड़ मारा या तो तालाब में नहाने के लिए ऊपर से कूदे हैं, तो देखोगे कि तालाब का जो पानी है वह इस तरह से आगे बढ़ता है, इस तरह से, या तो उसमें थोड़ा सा कंकड़ मारता है या तो कूदता है इस तरह से। यह एक सर्टेन एग्जांपल है कि किस तरह से वेव या तो रेडिएशन जो है गति करते हैं कुछ इस तरह से। इसका डायग्राम अगर हम लोग बनाए तो कुछ इस तरह से दिखता है, या इस तरह से जो है सो मूव करते हैं, इस तरह से। आगे इसी तरह से पढ़ते चले जाते हैं। ओके, या 2 डायमेंशनल बना है, 3 डायमेंशनल में भी हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट इस टॉपिक के आगे ही पढ़ेंगे और भी डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर आया है, इसमें हम लोग देख रहे हैं इस और उभरा हुआ भाग को हम लोग क्रिस्ट, क्या कहते हैं, उभरा हुआ भाग को क्रिस्ट, और नीचे जो भाग है गड्ढा सा इसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। और मिनिमम 2 क्रिस्ट, या जितना ऊपर में है सब क्रिस्ट है, जितना नीचे है सब गड्ढा जैसा भाग ट्रफ। और 2 मिनिमम क्रिस्ट के बीच के दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, और वेवलेंथ का इंडिकेशन है लैम्डा। वेवलेंथ का इंडिकेशन क्या है, लैम्डा। और इसी वेवलेंथ के जरिए हम लोग किसी भी रेडिएशन का रेंज को मापते हैं, इसीलिए मैंने बताया उस डायग्राम। इसी वेवलेंथ के जरिए, लैम्डा के जरिए किसी भी रेडिएशन के रेंज को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। तो उसमें जो यूवी विजिबल, सॉरी सिर्फ विजिबल रे का जो रेंज है लैम्डा का, वह कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम से, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना तक है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक है इसका विजिबल रे का रेंज। और इसी रेंज में अगर रेडिएशन रहेगा तब हम लोग का आई जो है उसको ऑब्जर्व कर सकता है और देख सकता है। यानी कि इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा कि ह्यूमन आई का विजिबिलिटी रेंज कितना है, विजिबिलिटी रेंज कितना है। तो ह्यूमन आई के विजिबिलिटी रेंज कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अगर यह लैम्डा का वैल्यू 4000 से कम हो जाए, अगर यह लैम्डा का वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाए तो यह किस रेंज में आएगा। तो देखोगे विजिबल रे का जो है सो लैम्डा का रेंज है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अगर 4000 से कम आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग यूवी रे, यानी अल्ट्रावायलेट रे का। अगर इतना बता चुके हैं विजिबल, लेकिन अगर लैम्डा का वैल्यू 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा, 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो जाए, तो 7800 एंगस्ट्रॉम से अगर ज्यादा हो, 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो गया तो इसको फिर हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड। इसमें आएगा इंफ्रारेड रे में आएगा। ओके, तो इंफ्रारेड का रेंज कितना हो गया, लैम्डा इज ग्रेटर देन होना चाहिए 7800 एंगस्ट्रॉम। यूवी के लिए कितना हो गया, 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए। और इसके लिए विजिबल के लिए कितना हो गया, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से, 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना होना चाहिए, 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तब यह किसके लिए होगा, तो विजिबल रे, इसके लिए विजिबल रे के लिए। और अगर इससे भी ज्यादा हो, यानी कि लैम्डा का वैल्यू जो है सो 7800 एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा होगा, 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड। और 7800 एंगस्ट्रॉम हो गया इंफ्रारेड, और अगर उससे भी ज्यादा 7800 से भी और ज्यादा हो तो वह फिर आ जाएगा आप लोग का माइक्रोवेव। अगर उससे भी ज्यादा फिर आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से। ओके,
यानी कि हम लोग जो इसे नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे ना, इसका जो लैम्बडा है, लैम्बडा का वैल्यू क्या बढ़ेगा, लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा, वेवलेंथ जो है क्या होगा बढ़ेगा। कुछ इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब यह जो मैंने वेवलेंथ बताया या जो डिफरेंट तरह का रेडिएशन बताया, क्यों बताया, इसका इस स्पेक्ट्रल सीरीज से रिलेशन है, इसीलिए मैंने बताया। क्या रिलेशन है देख लेते हैं कि यह जो अलग अलग तरह का क्षेत्र हम लोग लिखे हुए स्पेक्ट्रल सीरीज का जो निर्माण होता है, इसमें निर्माण होता है, तो जो निर्माण होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, यह जो है सो किससे बना, रेडिएशन से बना, और यह रेडिएशन इतना तरह का है। तो किस रेडिएशन में डिफरेंट सीरीज जो है सो बने हुए, किस रेडिएशन के वेवलेंथ के रेंज में यह स्पेक्ट्रल सीरीज बना हुआ है, उसको जानेंगे। तो लाइमन सीरीज का जो स्पेक्ट्रल सीरीज बनता है, लाइमन सीरीज का जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनता है, वह बनता है अल्ट्रा वायलेट के रेंज, अल्ट्रा वायलेट रे के रेंज में और रीजन में। बालमर सीरीज का जो स्पेक्ट्रल लाइन बनता है, वह बनता है आपका किसमें, तो विजिबल रे के रेंज, विजिबल रे के रेंज में बनता है। पास्चल सीरीज का जो स्पेक्ट्रल लाइन बनता है, वह बनता है नियर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड रे के रेंज में बनता है। ब्रैकेट सीरीज का बनता है इंफ्रारेड रे के रीजन। फंड सीरीज का बनता है फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड रे के रीजन में बनता है। और हम्फ्री का फार से भी फार, यानी कि दूर और उससे भी दूर वाले इंफ्रारेड के रे के रीजन में बनता है। अब इस तीनों का मतलब समझ लेते हैं, नियर और फिर फार और फिर फार, फार का मतलब हम लोग ने देखा था कि इंफ्रारेड का जो वैल्यू होता है लैम्बडा का, वह 7800 से ज्यादा एंगस्ट्रॉम का होता है। और सपोज कर लेते हैं कि इंफ्रारेड का जो लैम्बडा का रेंज है वह है 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना, 10000 एंगस्ट्रॉम, 10000 एंगस्ट्रॉम है। तो अगर 7800 से लेकर नियरली 8000 या तो 8500 तक, 8500 तक अगर एंगस्ट्रॉम तक आ जाए, इसको बोलते हैं नियर इंफ्रारेड रीजन, नियर इंफ्रारेड रीजन, यानी कि आसपास में होना चाहिए। और इंफ्रारेड, इंफ्रारेड दोनों के बीच में होना चाहिए, 7800 से लेकर 10000 के बीच में, तो सिर्फ इंफ्रारेड रीजन कहलाएगा। और फार का मतलब हुआ कि 10000 के करीब, 10000 के अगर करीब करीब में अगर वह लैम्बडा का वैल्यू हुआ तो उसको बोलते हैं फार, यानी कि थोड़ा सा दूर है ना, 10000 के आसपास। और फार, फार का मतलब 10000 से भी ज्यादा अगर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फार, यानी कि फार का मतलब तो दूर होता है, और एक फार यानी कि उससे भी ज्यादा वेवलेंथ वाले इंफ्रारेड रीजन में यह जो है सो हम्फ्री सीरीज आता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सहारा लिया, क्योंकि यह टॉपिक अभी हम लोग पढ़े थे, इसके बाद वाले टॉपिक में जो है सो जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक में इसको डिस्क्राइब करके हम लोग जो है सो पढ़ेंगे इसको, जिसको समझाने के लिए इसको जो पता है। अब एक चीज ध्यान दोगे कि यह जो हम लोगों ने लिखा, इसको हम लोग जैसे फॉर्मूलेट करके अच्छा से टेबल के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में जो है इसको हम लोग सजा कर और लिख सकते हैं कि प्रत्येक स्पेक्ट्रल सीरीज जो है सो कब बनता है और उसका जो है रीजन क्या होता है। हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं कॉलम, ओके, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं सीरीज, क्या लिख रहे हैं, सीरीज। दूसरा कॉलम में मैंने बनाया हुआ है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। सपोज ग्राउंड स्टेट वाले ऑर्बिट को हम इंडिकेट किए हुए n1 से, इससे इंडिकेट किए हुए n1 से इंडिकेट किए। दूसरा है, सॉरी तीसरा है एक्साइटेड स्टेट वाला ऑर्बिट, एक्साइटेड स्टेट वाला ऑर्बिट, और इसको हम इंडिकेट किए हुए n2 से, इसे इंडिकेट किए हुए n2 से। और रीजन, रीजन यानी कि कौन से रेडिएशन के रीजन में प्रत्येक स्पेक्ट्रल सीरीज बनता है। ये चार मैंने टेबुलर फॉर्म में बना दिया है, इसको आसानी से याद रखने के लिए। फर्स्ट जो सीरीज बनता है हम लोग का बनता है लाइमन सीरीज। क्या बनता है, लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज का ग्राउंड स्टेट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से कहां पर आते हैं, तब लाइमन सीरीज बनता है, तो ऑर्बिट नंबर 1 में आते हैं, यानी कि n1 बराबर यहां पर कितना आता है 1 हो जाए, ओके। अब इसका एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, तो जब ग्राउंड स्टेट एक से ज्यादा वाला ऑर्बिट जो एक्साइटेड स्टेट 2 3 4 5 इसी तरह से, यानी यहां पर जो है सो n2 होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए, n1 से ज्यादा होना चाहिए, n1 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब इसका एक्साइटेड स्टेट वाला ऑर्बिट होगा। अब n1 एक तो एक से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 2 से स्टार्ट होना चाहिए, हम लिख सकते हैं n2 होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 2 3 4 5 ऑर्बिट, छठा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा और इसका फर्स्ट ऑर्बिट कहलाएगा ग्राउंड स्टेट। रीजन क्या था इसका, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रे वाला
के रेंज में यह प्राप्त होता है। दूसरा है बाल्मर सीरीज। दूसरा क्या है? बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज का ग्राउंड स्टेट क्या होता है? तो जब एक्साइटेड स्टेट से दूसरा ऑर्बिट में आता है ना, तब बाल्मर सीरीज का निर्माण होता है। तो जब दूसरा स्टेट इसका ग्राउंड स्टेट हो गया, तो इससे ऊपर वाला कहला गया एक्साइटेड स्टेट, यानी N2 होना चाहिए ग्रेटर देन 2। और यह किस रेंज में वाले रेडिएशन में प्राप्त होता है? तो विजिबल रे वाले रीजन, विजिबल रे वाले रीजन में यह प्राप्त होता है। तीसरा क्या है? तीसरा है पास्चन सीरीज। तीसरा क्या है? पास्चन सीरीज। और पास्चन सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट N1 बराबर 3 तीसरा होता है। तो तीसरा से ज्यादा क्या हो जाएगा इसका? एक्साइटेड स्टेट। और इसके लिए कौन सा रीजन? इसके लिए रीजन है नियर इंफ्रारेड रीजन। हम लोग देख चुके हैं नियर का मतलब क्या होता है। उसी तरह से चौथा जो है, जो कि है ब्रैकेट सीरीज। चौथा क्या है? ब्रैकेट सीरीज। और यह ब्रैकेट सीरीज के लिए जो ग्राउंड स्टेट है वह है 4, और इसके लिए एक्साइटेड स्टेट N2 इज ग्रेटर देन 2। और इसके लिए जो है सो क्या था रीजन? तो इंफ्रारेड रीजन। वही अगर हम लोग देखें पांचवा स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम था पी फंड सीरीज। पी साइलेंट था तो फंड सीरीज डायरेक्टली हम लोग पढ़ सकते हैं। और इसके लिए ग्राउंड स्टेट है 5वां, और इसके लिए एक्साइटेड स्टेट है N2 इज ग्रेटर देन 5। और यहाँ पर हम लोग लिखे हुए थे कौन से रीजन में प्राप्त होता है? तो नियर इंफ्रारेड रीजन में यह जो है प्राप्त होता है। और लास्ट जो अभी तक जितना जो है स्पेक्ट्रल सीरीज देखा गया है वह था हम्फ्रे सीरीज। और क्या था? हम्फ्रे सीरीज। और हम्फ्रे सीरीज के लिए जो ग्राउंड स्टेट है N1 बराबर 6 है, और N2 बराबर कितना हो जाएगा? तो N2 बराबर जो है कितना है? तो ग्रेटर देन। N2 के लिए एक्साइटेड स्टेट कितना हो जाएगा? तो N2 कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट जो है कितना है? 6 है। एक्साइटेड स्टेट इससे ज्यादा वाला, इससे ऊपर वाला ऑर्बिट होगा, तो ग्रेटर देन 6 यानी कि 7वां ऑर्बिट, 8वां ऑर्बिट, इसी तरह से। और यह किस रीजन में प्राप्त होता था? तो फार इंफ्रारेड रीजन। इसका मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यह रहा टोटल डिस्क्रिप्शन किसका? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स और आयंस का स्पेक्ट्रम। कल हम लोग देखेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइंस का वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस का एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस का फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग यह जो है कल देखेंगे।